हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लीगल वोकैबुलरी सीरीज़ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का पार्ट 20। पिछले पार्ट्स में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट लीगल वर्ड्स को क्लियर एंड इजी लैंग्वेज में समझा था। तो हमारे आज के वर्ड्स हैं डिफ़ॉल्ट, जजमेंट, डेरिवेटिव सूट, डबल जियोपार्डी, ड्यूप्लेक्स एंड एमिनेंट डोमेन। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले वर्ड से, जो कि है डिफ़ॉल्ट जजमेंट। डिफ़ॉल्ट जजमेंट वो निर्णय है जो अदालत उस स्थिति में देती है जब कोई पक्ष, आरोपी या प्रतिवादी अदालत में उपस्थित नहीं होता या समय पर अपनी प्रतिक्रिया यानी काउंटर आधिकारिक या जवाब नहीं देता है। यह अदालत द्वारा बिना मामले की सुनवाई किए केवल दूसरी पार्टी के पक्ष में दिया जाता है। यानी जब किसी केस में एक पार्टी कोर्ट में टाइम पर जवाब नहीं देती या सुनवाई में नहीं आती, तो कोर्ट दूसरी पार्टी के फेवर में बिना सुनवाई के फैसला दे सकती है। इसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट जजमेंट। अब हम देखते हैं कि किन परिस्थितियों में डिफ़ॉल्ट जजमेंट दिया जा सकता है। यदि प्रतिवादी अदालत में उपस्थित नहीं होता और उसे उचित सूचना दी गई है, प्रतिवादी के लिए एक निश्चित समय दिया जाता है और अगर वो जवाब नहीं देता तो अदालत डिफ़ॉल्ट निर्णय देती है। अदालत द्वारा दिए गए प्रारंभिक आदेशों की अवहेलना करने पर भी डिफ़ॉल्ट निर्णय लिया जा सकता है। मतलब अगर हम सिंपल सा समझे तो पहला, प्रतिवादी कोर्ट में नहीं आया हो। दूसरा, उसे नोटिस प्रॉपरली दिया गया हो। तीसरा, कोर्ट ने टाइम दिया हो पर जवाब ना मिला। एंड चौथा, या फिर कोर्ट के दिए गए इंस्ट्रक्शन का वॉयलेशन हो। इस कंडीशंस में डिफ़ॉल्ट जजमेंट हो सकती हैं। अब इसके हम कुछ लीगल सेक्शंस देख लेते हैं। तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 यानी सीपीसी में धारा 35A में डिफ़ॉल्ट निर्णय का प्रावधान है और धारा 123 में डिफ़ॉल्ट निर्णय लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। भारत में अन्य प्रावधान है। डिफ़ॉल्ट निर्णय का पालन विशेष अदालतों में भी किया जा सकता है, जैसे परिवार न्यायालय मतलब फैमिली कोर्ट। इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए रवि ने महेश पर पैसा वापस ना करने का केस किया। कोर्ट ने महेश को नोटिस भेजा पर वो कोर्ट में नहीं आया, ना किसी लॉयर को भेजा। जब डेट पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो कोर्ट ने रवि के फेवर में डिफ़ॉल्ट जजमेंट पास कर दिया बिना किसी प्रॉपर ट्रायल के। तो ये होता है डिफ़ॉल्ट जजमेंट। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड डेरिवेटिव सूट। डेरिवेटिव सूट वो मुकदमा है जो किसी कंपनी के शेयर धारक द्वारा कंपनी के हित में दायर किया जाता है जब कोई कंपनी के अधिकारी या प्रबंधक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते और कंपनी को नुकसान करते हैं। इसमें शेयर धारक या अन्य सदस्य अपनी कंपनी के हित में कानूनी कार्रवाई करते हैं जबकि कंपनी स्वयं कार्रवाई नहीं करती। यानी सिंपल सा समझे तो अगर कंपनी के मालिक, डायरेक्टर कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ख़ुद कंपनी उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेती, तो एक शेयर होल्डर कोर्ट में जाकर कंपनी के बिहाफ पे केस कर सकता है। इसे डेरिवेटिव सूट कहते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या है? तो पहला, मुकदमा दायर करने से पहले शेयर धारक को कंपनी के अधिकारियों से अपने दावे पर चर्चा करनी होती है। अगर कंपनी के अधिकारी मुकदमा दायर करने से इनकार करते हैं तो शेयर धारक व्युत्पन्न मुकदमा दायर कर सकते हैं।
मुकदमा दायर करने से पहले शेयरधारक को अदालत से अनुमति प्राप्त करनी होती है। ये तो रहे प्रक्रिया। अब इसके लीगल प्रोविजंस, तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 यानी कंपनीज एक्ट 2013 में धारा 245 में इस धारा के तहत शेयरधारक कंपनी के अधिकारी द्वारा किए गए गलत कृत्यों पर मुकदमा दायर कर सकते हैं। और CPC की धारा 92 में दिया हुआ है जो किसी कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर करने का अधिकार देता है यदि कंपनी के अधिकारी उस कार्रवाई में शामिल नहीं होते। यानी जब कंपनी के अधिकारी शामिल नहीं होते तो कोई और केस दायर कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, एक कंपनी के डायरेक्टर ने अपने रिलेटिव्स को इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट देकर कंपनी का पैसा मिसयूज़ किया। शेयर होल्डर ने कंप्लेंट की, लेकिन कंपनी ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो शेयर होल्डर ने कोर्ट में डेरिवेटिव सूट फाइल किया क्योंकि कंपनी के इंटरेस्ट में था। अब हम देखते हैं अपना तीसरा वर्ड, डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का सिद्धांत ये है कि व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। यानी अगर किसी व्यक्ति को एक बार किसी जुर्म के लिए ट्रायल हो गया है तो कोर्ट ने उसे सज़ा दे दी हो तो उसी जुर्म के लिए दोबारा उसे पनिश नहीं किया जा सकता। इस पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट लीगल मैक्सिम है, नेमो डेविड बिस वेक्सारी प्रो एडम कॉजा। मतलब जब व्यक्ति एक ही कारण के लिए 2 बार परेशान नहीं किया जा सकता, मतलब किसी व्यक्ति को एक ही कारण के लिए 2 बार परेशान नहीं किया जा सकता। ये सिद्धांत व्यक्ति की सुरक्षा और न्याय को सुनिश्चित करता है ताकि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार कानूनी प्रक्रिया का सामना ना करना पड़े। इस पे लीगल प्रोविज़न, तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 20 क्लॉज 2 यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 20 क्लॉज 2 कहता है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर दैन वंस। इसका मतलब कि दोहरी सज़ा पर प्रतिबंध लगाया गया है, अर्थात एक ही अपराध के लिए व्यक्ति को 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। और IPC में दोहरी सज़ा का सिद्धांत लागू किया गया है ताकि एक ही अपराध के लिए पुनः मुकदमा नहीं चलाया जा सके। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी अपवाद हैं कि कब कब एक ही अपराध के लिए मुकदमा चल सकता है। यदि एक ही अपराध से संबंधित मुकदमा अलग अलग न्यायालयों में दायर किया गया हो तो ये दोहरी सज़ा नहीं मानी जाएगी। एंड सिविल और क्रिमिनल केस में घटना पर सिविल और आपराधिक मामलों में अलग अलग निर्णय हो सकते हैं और ऐसा दोहरी सज़ा के तहत नहीं आता है। एग्जाम्पल के लिए, राकेश पर चोरी का केस चला, कोर्ट ने उसे दोषी मानकर सज़ा दे दी। अब पुलिस दोबारा उसी चोरी के लिए नए एविडेंस के बेसिस पर ट्रायल चालू नहीं करा सकती। इसी को हम कहते हैं डबल जियोपार्डी। अब हम देखते हैं अपना चौथा वर्ड जो कि है ड्यूप्लेक्स। ड्यूप्लेक्स शब्द का उपयोग आमतौर पर आवासीय संपत्ति के संदर्भ में किया जाता है जो 2 स्तरों या हिस्सों में विभाजित होता है। ये एक प्रकार का दोहरी संरचना है जिसमें 2 अलग अलग निवास स्थान होते हैं जो सामान्यतः एक ही भवन में होते हैं। यानी डुप्लेक्स घर एक ऐसा मकान होता है जिसमें 2 अलग अलग घर एक ही बिल्डिंग में होते हैं। दोनों के एंट्रेंस अलग अलग हो सकते हैं और दोनों का मालिक एक या अलग अलग हो सकता है। ड्यूप्लेक्स की विशेषताएं, तो ड्यूप्लेक्स घर में 2 मंजिलें होते हैं
जो एक ही भवन में बनी होती है। दूसरा, प्रत्येक स्तर या भाग अलग अलग आवासीय इकाइयों या हो सकती हैं जो एक दूसरे से अलग होती हैं लेकिन एक ही भवन में स्थित होती हैं, यानी सिंपल सा अलग अलग एंट्रेंसेस। ड्यूप्लेक्स में आमतौर पर अलग अलग प्रवेश द्वार होते हैं जिसके प्रत्येक इकाई का स्वतंत्र उपयोग संभव होता है। यानी पहला तो 2 मंजिले या 2 हिस्से, फिर अलग अलग एंट्रेंसेस एंड किराए या ओनरशिप के लिए अलग हो सकते हैं। अब इसका हम देखते हैं लीगल प्रोविज़न। तो यदि ड्यूप्लेक्स संपत्ति किसी एक व्यक्ति के नाम पर है तो उस व्यक्ति के पास संपत्ति के दोनों हिस्सों का स्वामित्व होता है। यदि यह संपत्ति 2 हिस्सों में विभाजित है तो 2 अलग अलग स्वामित्व भी हो सकते हैं। ड्यूप्लेक्स में किराएदारी संबंधी अधिकार अलग अलग हो सकते हैं यदि 2 हिस्से किराए पर दिए गए हों। एग्जाम्पल के लिए हम बहुत आसान से समझते हैं। समीर के पास एक ड्यूप्लेक्स बिल्डिंग है। नीचे के पोर्शन में वो खुद रहता है और ऊपर वाले पोर्शन में किराए पर दे दिया है। दोनों के दरवाजे अलग अलग हैं। ये ड्यूप्लेक्स प्रॉपर्टी है। अब हम देखते हैं अपना आखिरी और 5वां वर्ड, एमिनेंट डोमेन। एमिनेंट डोमेन का मतलब है सरकार का किसी निजी संपत्ति पर अधिग्रहण करना जिसे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें सरकार एक निर्दिष्ट प्रक्रिया के तहत निजी संपत्ति का न्याय संगत मुआवजा देकर अधिग्रहण करती है। यानी जब सरकार किसी प्राइवेट ज़मीन को ले लेती है, जैसे रोड, रेल, हॉस्पिटल बनाने के लिए, और बदले में मुआवजा देती है, तो उसे कहते हैं एमिनेंट डोमेन। अब इसके लीगल प्रोविजंस, तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 300A में दिया हुआ है कि सरकार को संपत्ति का अधिकार प्राप्त है, लेकिन ये प्रक्रिया न्याय संगत मुआवजे के साथ होती है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 यानी लैंड एक्विजिशन एक्ट 2030 के तहत, इस अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया न्याय संगत मुआवजे और सहायक पुनर्वास के प्रावधान दिए गए हैं। एमिनेंट डोमेन के तहत कानूनी प्रक्रिया, तो सरकार को संपत्ति अधिग्रहित करने से पहले संबंधित मालिक को सूचना देना होगा, उचित मुआवजे की पेशकश करना और फिर प्रशासनिक निर्णय लेना होता है। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे पहला, सरकार आपातकालीन परिस्थितियों में जैसे प्राकृतिक आपदा या युद्ध के दौरान संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। एंड दूसरा, कुछ विशेष मामलों में जैसे आपातकालीन सार्वजनिक सुरक्षा के उद्देश्य से मुआवजे के बिना संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है। मतलब अगर नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो जब। इसको हम एग्जाम्पल से समझे तो हाईवे बनाने के लिए सरकार ने कुछ किसानों की ज़मीन ली, उन्हें प्रॉपर नोटिस दिया, फेयर मुआवजा दिया और लैंड एक्विजिशन कर लिया, तो इसे कहते हैं एमिनेंट डोमेन। तो दोस्तों, आज के पार्ट 20 में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट लीगल वर्ड्स सीखा। जैसे पहला, डिफ़ॉल्ट जजमेंट, जब कोर्ट बिना जवाब के फैसला दे। डेरिवेटिव सूट, जब शेयर होल्डर कंपनी के बिहाफ पर केस करे। डबल जियोपार्डी, एक अपराध की 2 सज़ा नहीं। डुप्लेक्स, 2 हिस्सों वाली प्रॉपर्टी। एमिनेंट डोमेन, सरकार का भूमि पर अधिकार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तब तक हम मिलते हैं पार्ट 21 में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।